हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं ये वो टॉपिक हैं जिसको सामान्यतः सभी विद्यार्थियों ने एक समान रूप से इग्नोर किया है बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये सिक्के टॉपिक हैं और हम सामान्यतः जिस टॉपिक को पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत वाले सिलेबस के पार्ट में, उसमें हम पढ़ते हैं प्रशस्तियां, शिलालेख, इस टाइप के टॉपिक को। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिक्के अभिलेखों के समान ही महत्व रखते हैं, इनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना सामान्यतः सिक्कों का होता है, सॉरी अभिलेखों का होता है। अभिलेख से जितनी जानकारियां मिलती है उससे कई गुना ज्यादा भी मिल सकती हैं। सिक्कों की सहायता से हम काफी कुछ जानकारियां ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिक्के हमें ये बताते हैं कि किस राजा ने चलाए हैं। सिक्के हमें ये बताते हैं अगर सिक्का सोने का है तो इसका मतलब है राजा बहुत ज्यादा समर्थशाली था। अगर सिक्के चांदी के आए तो इसका मतलब राजा की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और सिक्के अगर तांबे के आ रहे हैं तो इसका मतलब राजा के पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे। वैसे ही सिक्के पर अगर राजा की मूर्ति है और राजा के साथ अगर रानी की मूर्ति है तो इसका मतलब है राजा महिलाओं को काफी सम्मान देता था। अगर राजा के साथ उसके किसी वीणा वादन या राइटिंग करते हुए इस प्रकार का चित्र है तो वो बताता है कि राजा वीणा प्रेमी था, राजा संगीत प्रेमी था, या फिर राजा दूसरी कला करने में सक्षम था। और सिक्के जहां जहां तक मिलते हैं वहां वहां तक राजा का साम्राज्य होता है, और सिक्के इस प्रकार उस राजा के बारे में काफी अच्छी खासी जानकारियां देती हैं जो हमें राजाओं को समझने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इतिहास को समझने में, और आज ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे विद्यार्थी जो कि एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इनसे उठाकर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। पहले बहुत प्राचीन क्वेश्चन है जो कई सालों तक चला है, वो है एलसी, यानी कि मुगल राजा अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया तो वहां पर कौन सा सिक्का प्रचलित किया था, उसका जवाब था एलसी। ये सिक्के से रिलेटेड काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, और बाकी सभ्यताओं में भी ये क्वेश्चन आते हैं। सभी क्षेत्रों में ये क्वेश्चन सिक्कों से रिलेटेड जरूर आता है। तो हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक छोटी सी 15-20 मिनट की चर्चा होगी जिसमें हम आई थिंक इन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेंगे, याद रखने का भी कोशिश करेंगे, और मेरा प्रयास रहेगा क्लास खत्म होते होते ये सभी प्रकार के सिक्के आपके दिमाग में फिट कर दिए जाए। तो चलिए हम हमारी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले देखते हैं सिक्के आए कहां से। सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के अंदर हमने देखा था वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय का मतलब था कि एक वस्तु दो, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लो। जैसे कि कुम्हार ने एक मटका बनाया और सुथार ने, वर्तमान में जो सुथार यानी कि बढ़ई का काम करने वाले हैं, उन्होंने एक दरवाजा बनाया, तो मटका दो, दरवाजा ले जाओ। ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन हम जानते हैं सभी चीजें इस प्रकार नहीं मिलती, हमें कोई चीज थोड़ी चाहिए, कुछ चीजें हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ये विरोधाभास था। इस विरोधाभास को मिटाने के लिए लोगों ने सिक्कों को आजाद किया। सिक्के आजाद होने के मतलब है कि अब हर वस्तु का एक निश्चित कीमत हो गई। कीमत होने की वजह से अब दरवाजा 500 सिक्कों का है, मटका 50 सिक्कों का है, तो फिर ऐसे 10 मटके दोगे तब जाकर एक दरवाजा आएगा, यानी कि वस्तु का मूल्य निर्धारित होने लगा और सिक्के प्रचलित हो गए। और सिक्के प्रचलन में आने के साथ साथ अब हम चलते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन सिक्के कब मिले। तो प्राचीन सिक्कों को जानने का मतलब है कि हमें जानना चाहिए प्राचीन सभ्यताओं के अंदर। प्राचीन सभ्यताओं में राजस्थान की 2 प्राचीन सभ्यताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनमें एक का नाम है आहट, दूसरी का नाम है कालीबंगा। और हम जानते हैं कालीबंगा के अंदर हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली, वो उस समय के सिक्के का काम करते थे। और वैसे ही आहड़ के अंदर हमें यूनान की मोहर मिली। आहड़ वाली में कालीबंगा वाली बेलनाकार थी, और आहड़ वाली एक मोहर थी जिसके एक तरफ उनके राजा भगवान अपोलो की मूर्ति थी, और दूसरी तरफ यांग के राजा भगवान शिव की मूर्ति थी। इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने आहड़ सभ्यता वाले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे प्राचीन जो अवशेष मिलते हैं सिक्कों के, यानी कि मोहर के रूप में मिलते थे, और मोहर सबसे पहले आहड़ सभ्यता में मिली। आहड़ सभ्यता के अंदर अपोलो और त्रिशूल वाली मोहर मिली, और कालीबंगा के अंदर बेलनाकार मोहर मिली। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद देखा जाए, ये कांस्य युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता के बाद की जो सभ्यता है उसे बोलते हैं लो युगीन सभ्यता। लो युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं बेराट, रेड और वयाना के अंदर। विराट के अंदर हमने पढ़ा था सूती कपड़े का सबसे प्राचीन अवशेष हमें विराट और बालाथल में मिलता है। विराट के अंदर 36 सिक्के को रखे हुए एक सूती कपड़े की थैली मिली है, जिसके अंदर 36 सिक्के मिले थे। उनमें से 8 सिक्के पंचमार्क थे, और बाकी 28 सिक्के इंडो ग्रीक जो राजा थे मिनांडर के सिक्के मिले थे। तो हमें विराट के अंदर एक सूती कपड़े का अवशेष मिला, उसमें 36 सिक्के मिले, 8 पंचमार्क थे और 28 मिनांडर के सिक्के थे।
ये बेराट में मिले। उसके बाद दूसरा था रेड। रेड के बारे में हम जानते हैं, रेड को बोलते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहाँ पर एक 3075 सिक्कों का एक ढेर मिला था, यानी कि और इसीलिए इसे रेड टॉम्ब को बोलते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। उसके बाद देखा जाए बयाना, बयाना के अंदर हमें मिले हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्कों का एक ढेर मिला, तकरीबन 1800 के आसपास सिक्के हैं और ये गुप्त काल के राजाओं के थे, तो ये हमें मिलते हैं बयाना के अंदर। ये पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन सिक्के हमें कहां से मिले, गुप्त बयाना के अंदर मिले। अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग वहां पर 1800 के आसपास सिक्के मिले थे। नेक्स्ट है चौहान कालीन। चौहान काल के भी राजा आए थे, उन्होंने अपने वंश के अलग सिक्के चलाए थे। तो उनके सिक्कों को पहले तो देख लेते हैं क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। उनके सिक्कों को द्रम भी बोलते थे, उनके सिक्कों को विंशोषक भी बोलते थे, उनके सिक्कों को अगर वो चांदी का सिक्का होता तो उसे रूपक बोलते, सोने का सिक्का होने पर उसे दिनार बोलते थे। ये परंपरा मौर्य काल से चलती आ रही है। इस समय भी चौहान काल में भी यही बोला जाता था। उसके बाद चौहान काल के किन किन राजाओं ने सिक्के चलाए, तो चौहान काल के बारे में आप जानते हो। एक है अजय राज, जिन्होंने अजय मेरु दुर्ग की स्थापना की, उन्होंने चलाए। उसके बाद सोमेश्वर, पृथ्वीराज के पिताजी, इन्होंने भी सिक्के चलाए। एक है पृथ्वीराज प्रथम, इन्होंने भी अपने काल में वहां पर सिक्के चलाए थे। और एक है नाडोल के कलहण, केलहण नाडोल वाले जो चौहान हैं, उन्होंने भी अपने नाडोल के अंदर सिक्का चलाया था। तो चौहान वंश के प्रमुख रूप से इन 3 राजाओं का नाम ध्यान में रखना। और चौथा नाडोल वाले, नाडोल के जो चौहान थे उनमें से एक राजा थे केलहण, उन्होंने सिक्के चलाए थे। तो ये चौहान कालीन सिक्के थे जो यहाँ पर चले थे। उसके बाद देखा जाए गुर्जर प्रतिहार काल के राजा। जैसा कि मैंने सिक्कों की इंपॉर्टेंस में बताया था कि राजा अगर कोई उपाधि तक भी लेता था तो वो उपाधि भी अपने सिक्कों पर चला देते थे और उसके नाम से फिर उसी नाम के सिक्के चल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुर्जर प्रतिहार राजाओं में से एक राजा थे मिहिर भोज। मिहिर भोज ने जो सिक्का चलाया उसका नाम था आदिवरा टाइप के सिक्के, यानी कि उन्होंने फिर उपाधि ली थी आदिवरा की और आदिवरा नाम से उन्होंने अलग से सिक्के प्रचलित करवा दिए थे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार कुल के एक और राजा थे, उनका नाम था विनायक पाल और इन्होंने जो उपाधि ली थी वो थी श्रीमद आदिवरा। ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है कि ये उपाधि किस राजा ने धारण की। तो ये उपाधि वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिक्कों से आधारित होते हैं, क्योंकि अधिकांश राजाओं ने या शिलालेखों पर या सिक्कों पर ही अपनी उपाधियां लिखवाई थी। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार कुल के राजा हैं उनमें से एक का नाम है मिहिर भोज। इन्होंने आदिवरा टाइप की यानी आदिवरा की उपाधि ली। तो उनके ही वंशजों में आए विनायक पाल, इन्होंने जो उपाधि ली वो थी श्रीमद आदिवरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आदिवरा वाली है जो मिहिर भोज ने ली थी, लेकिन उसके बाद अगर पूछ लिया जाए श्रीमद आदिवरा की उपाधि किसने ली तो वो थे विनायक पाल। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। चलिए, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने सिक्कों पर जो उपाधि ली वो देख ली। चौहान काल में जो सिक्के प्रचलित हुए अजय राज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज प्रथम, तो इनके सिक्के देख लिए। नाडोल में कौन से सिक्के चले थे वो केलण के थे। तो ये तो प्राचीन काल के जो राजा थे उनके अकॉर्डिंग कुछ सिक्के थे। अब हम देखते हैं एक एक रियासत यानी मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, करौली, इस टाइप की जितनी भी रियासतें बनी थी, इन रियासतों में कौन से सिक्के आए, क्यों आए और उनको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं अब, क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम चौहान वंश पढ़ते हैं तो चौहान वंश में इन राजाओं के बारे में इतना ही पढ़ते हैं कि सोमेश्वर ने, पृथ्वीराज ने कुछ सिक्के चलाए थे, अजय राज ने भी सिक्के चलाए थे। तो इनके बारे में तो ज्यादा हम डिटेल करते ही नहीं है, तो थोड़ी जानकारी में ये चीजें होती है तो वो वहां तक भी ठीक है। विराट, रेड, बयाना वाला, ये भी हमने जब प्राचीन सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ा तो इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ा। तो अब देखते हैं जो हमारी रियासतों के आधुनिक समय आ चुका है यानी मध्यकाल के बाद की बातें हैं। इन मध्यकाल के अंदर मेवाड़, मारवाड़, यहाँ पर कौन प्रकार से सिक्के चले, क्यों चले, क्या विशेषता थी। तो सबसे पहले देखा जाए मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चले। मेवाड़ में सिक्के चले एलची, स्वरूपशाही, रुपया, चांदोड़ी, भिलाड़ी, चित्तौड़ी। चित्तौड़ी क्योंकि चित्तौड़गढ़ में चलते थे इसलिए इसका नाम पड़ा चित्तौड़ी। एलची वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले तो अक्सर पूछा जाता था, आजकल का पता नहीं है, तो ये ध्यान में रखना एलची अकबर ने चलाया था उदयपुर के अंदर। यानी कि जब अकबर ने आक्रमण किया था उदय सिंह के काल में, तो उस समय अकबर ने यहाँ पर सिक्का चलाया था, उसका नाम था एलची सिक्का। नेक्स्ट है स्वरूपशाही सिक्का। स्वरूप सिंह मेवाड़ के राजा थे। स्वरूप सिंह जब अंग्रेजों के साथ संधि हो गई थी तो अंग्रेजों के टाइम में ही रुपया चलना शुरू हुआ था, तो अंग्रेजों के साथ संधि करके उन्होंने जो सिक्का चलाया उसका नाम था स्वरूपशाही रुपया। अभी तक चल रहे थे वो सिक्के थे, लेकिन इन्होंने जो चलाया उसका नाम रखा था स्वरूपशाही रुपया। रुपया मतलब ब्रिटिश काल आ चुका है, तो ब्रिटिश काल के
याद के रूप में या संधि के रूप में उन्होंने जो रुपया चलाया था उसका नाम था स्वरूपशाही, और ये कहाँ के हैं, मेवाड़ के हैं। उसके बाद है चांदोड़ी। चांदोड़ी राजा भीम सिंह ने अपनी बहन चांद कंवर के याद में ये जो सिक्का चलाया था उसका नाम था चांदोड़ी सिक्का, यानी कि राजा भीम सिंह चांदोड़ी। चांदोड़ी ये बहन की याद में चलाया गया था और चलाने वाले राजा का नाम था राजा भीम सिंह। राजा भीम सिंह ने अपनी सिस्टर चांद कंवर और चांद कंवर की याद में उन्होंने एक सिक्का चलाया, उसका नाम रखा गया था चांदोड़ी सिक्का। नेक्स्ट है भिलाड़ी। ये भीलवाड़ा जो उस समय इसका मेवाड़ रियासत का एक भाग था, उस भीलवाड़ा के अंदर जो सिक्के चले उसका नाम पड़ गया भिलाड़ी, और जो चित्तौड़गढ़ में सिक्के चल रहे थे उनका नाम था चित्तौड़ी। तो चित्तौड़ी और भिलाड़ी में तो कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। फिर चांदोड़ी, ये ध्यान में रख लेना, भीम सिंह ने अपनी बहन चांद कंवर के याद में चलाया था, और स्वरूप सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ संधि होने के बाद इस समय ही ये सिक्का चलाया था। ये थे मेवाड़ के 5 सिक्के जो अक्सर एग्जाम के अंदर आते हैं और इनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद आते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ में जो सिक्का चला, सबसे पहले जो सिक्का चला वो था विजय शाही। हम जानते हैं मारवाड़ के एक प्रसिद्ध राजा और प्रमुख राजाओं में से एक विजय सिंह जी थे। विजय सिंह जी ने तकरीबन इन मराठाओं का जब समय चल रहा था, मराठा जब भारत पर राजस्थान की इन हिस्सों पर राजपूत रियासतों पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय जोधपुर की रक्षा करने वाले राजा थे विजय सिंह जी। इन्होंने जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के साथ मिलकर, जगत सिंह के साथ मिलकर इनके साथ एक तुंगा का युद्ध किया था। तो ये वही विजय सिंह हैं जिन्होंने मराठा के साथ तुंगा युद्ध किया था, और इन्होंने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था विजय शाही सिक्का। विजय शाही सिक्के के बाद में जोधपुर के अंदर एक सिक्का और चला जिसका नाम था भीम शाही। हम जानते हैं मारवाड़ के एक राजा भीम सिंह थे। ये जब मेवाड़ के अंदर भीम सिंह जी थे, उनकी बेटी थी कृष्ण कुमारी। कृष्ण कुमारी वाला जो विवाद था वो इन भीम सिंह जी के मृत्यु के बाद शुरू हुआ था। तो ये वही भीम सिंह जी है जिनके साथ कृष्ण कुमारी का एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन विवाह फिर हो गया था जो आमेर वाले राजा के साथ, सवाई जय सिंह के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में जो वहां पर गिंगोली का युद्ध हो गया था, सन्यासी राजा मान सिंह ने किया था, ये वही भीम सिंह जी हैं। और इन भीम सिंह जी के नाम से आपको ध्यान में रखना है कि भीम शाही सिक्के, यहाँ पर भी भीम सिंह ने मेवाड़ वाले भीम सिंह जी ने भी एक सिक्का चलाया, उसका नाम था चांदोड़ी, क्योंकि वो अपनी बहन चांद कंवर की याद में था। जबकि हमारे जोधपुर वाले राजा जो भीम सिंह जी थे, इन्होंने भी अपना सिक्का चलाया, उसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही रखा। कंफ्यूज मत होना, मेवाड़ में भी भीम सिंह जी पढ़ते हैं और मारवाड़ में भी भीम सिंह जी के बारे में पढ़ा जाता है। ये दोनों ही कृष्ण कुमारी विवाद वाले हैं, लेकिन इन्होंने जो सिक्का चलाया उसका नाम था चांदोड़ी, जबकि इन्होंने अपने नाम से सिक्का चलाया उसका नाम था भीम शाही। उसके बाद मारवाड़ के अंदर एक ललूलिया नाम से भी सिक्का चलता था, और ये था सोजत पाली वाले क्षेत्र से, यानी कि सोजत उस समय इनका मारवाड़ का एक ठिकाना था। उस ठिकाने में जो सिक्के चलते थे उसका नाम था ललूलिया। और मारवाड़ में एक और सिक्का चला जिसका नाम था गद्दिया सिक्का। गद्दिया और फद्दिया सिक्का ये मारवाड़ के सिक्के हैं, और विजय शाही और भीम शाही ये उनके राजाओं के नाम से ध्यान में रखना, और ललूलिया है वो सोजत पाली का है। ये मारवाड़ के कुछ 4-5 सिक्के थे, इनके बारे में देख लेना। उसके बाद आता है आमेर। आमेर है तो फिर जाड़शाही है। जाड़शाही नाम से हम अच्छे से जानते हैं, और जाड़शाही संबंध किससे हैं, आमेर से हैं, क्योंकि आमेर की जो ध्वजा थी वो झाड़ के समान थी, इसलिए भी वहां से ध्यान में रख सकते हो। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि बाकी रियासतों के अंदर उतने पेड़ पौधे और झाड़ फूस नहीं थे जितने आमेर के अंदर थे, क्योंकि आमेर अरावली पर ही विकसित हुआ। तो इसलिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि ज्यादा झाड़ कहाँ पर हैं, भाई आमेर के अंदर थे। तो यहाँ के जो सिक्के थे उनका नाम था जाड़शाही। ध्यान में रखना, आगे और आएगा झाड़ नाम। तो यहाँ पर जो जाड़शाही नाम है ये शुद्ध रूप से आमेर का है। आमेर के अंदर एक और सिक्का प्रचलित हुआ जिसका नाम था मोहम्मद शाही। ये जो मुगल काल के औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब राजा बन रहे थे उनमें से एक थे मोहम्मद शाह, और उन मोहम्मद शाह जिनका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, उन मोहम्मद शाह के नाम पर हमारे आमेर के अंदर सिक्के प्रचलित हुए, उनका नाम था मोहम्मद शाही। इनका नाम मोहम्मद शाही है, जबकि जैसलमेर में एक मोहम्मद शाही सिक्का चला था। तो ये ध्यान में रखना, ये मुंह है, जोधपुर वाले मोह है। और जयपुर के अंदर एक और सिक्का चला, उसका नाम था हाली सिक्का भी जयपुर का यानी आमेर का, जाड़शाही भी आमेर का, और मोहम्मद शाही ये भी आमेर का। मोहम्मद शाही वाला तो मुगल राजा मोहम्मद शाह रंगीला के लिए था, और जाड़शाही यहाँ का प्रचलित सिक्का था। और यहाँ पर एक और सिक्का चला था जिसका नाम था हाली सिक्का। नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत में 2 प्रकार के सिक्के चले, उनमें एक का नाम था अखेराज जी ने चलाया, उसका नाम था अखे शाही,
क्योंकि अघेराज वहां के राजा थे। और नेक्स्ट है मोहम्मद शाही, ये भी वहां के राजा रहे होंगे। तो मोहम्मद शाही, ऊपर है मोहम्मद शाही, नीचे वाला है जैसलमेर वाला है मोहम्मद शाही। तो ये मोहम्मद शाही जयपुर में है और मोहम्मद शाही जैसलमेर के अंदर जो सिक्का प्रचलित हुआ उसका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसे सिक्के जिनका नाम से, उनके राजाओं के नाम से कई बार कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। बाकी वालों को पहचान सकते हो, जाटशाही बहुत प्रचलित नाम है, सबको पता होता है। अखेराज जैसलमेर की थी, इनको ध्यान रख सकते हो। विजय सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह वाले में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो हम क्लियर कर चुके हैं। भीम सिंह मेवाड़ वालों ने अपनी बहन के नाम पर चांदोड़ी, और जबकि भीम सिंह मारवाड़ वालों ने अपने ही नाम पर भीमशाही सिक्का चलाया था। और बाकी राजाओं के नाम से आइडिया लग जाता है। कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनका नाम से कनेक्शन नहीं है, तो उनको ध्यान में रखना। पहले आते हैं गजशाही। अब मारवाड़ में भी एक राजा बने जिनका नाम था गज सिंह, और यहाँ बीकानेर के अंदर भी एक राजा बने जिनका नाम था गज सिंह। तो ये जो बीकानेर वाले गज सिंह है, इन्होंने जो सिक्का चलाया था उसका नाम था गजशाही। बीकानेर वाले, यानी कि बीकानेर में जो सिक्का प्रचलित हुआ उसका नाम था गजशाही, ध्यान में रखना। उसके बाद आता है तमंचा शाही। यह तमंचा शाही सिक्का चला था धौलपुर के अंदर। वैसे भी डांग की रानी या ये वाला जो क्षेत्र है वो कहते हैं उन डाकुओं के लिए प्रचलित हुआ था, यानी कि डाकू उस समय यहाँ पर शरण लिया करते थे। तो ये डाकुओं वाला जो क्षेत्र था, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, तमंचा का मतलब होता है पिस्तौल। तो इन सिक्कों पर पिस्तौल के निशान होते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था तमंचा शाही। धौलपुर वाले क्षेत्र में उस समय पहले डाकू ज्यादा रहते थे, डाकुओं का हथियार क्या है, पिस्तौल। तो इस हिसाब से ध्यान में रख सकते हो। तमंचा शाही कहां पर प्रचलित हुआ, धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट है कटार शाही। कटार शाही सिक्का प्रचलित हुआ बूंदी के अंदर। बूंदी के सिक्कों को बोला जाता था कटार शाही, धौलपुर वालों को बोला जाता था तमंचा शाही। उसके बाद है एक है मदन शाही और गुमान शाही। ये मदन सिंह और गुमान सिंह कोटा के राजा थे, तो आप ध्यान में रख सकते हो ये सिक्का कहां पर प्रचलित हुआ, कोटा के अंदर चला था। उसके बाद सालिम शाही, लक्ष्मण शाही, ये जो दो सिक्के हैं बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर प्रचलित हुए थे। सालिम शाही और लक्ष्मण शाही दोनों ही बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ के जो ठिकाने के ठिकानेदार हुआ करते थे, उन्होंने चलाए थे सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। सालिम सिंह यहाँ पर जैसलमेर में भी हैं, सालिम सिंह कोटा में भी हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना ये सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्का प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में चला था, न कि कोटा और जैसलमेर वालों में। उसके बाद एक और नाम है, उसका नाम है रावशाही। रावशाही सिक्का अलवर में चला था। अब ये नाम कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि रावशाही मतलब अलवर। रावशाही अलवर में। एक है सिक्का पद्मशाही, ये शायद तांबे का सिक्का रहा होगा, और ये चला था सलूम्बर ठिकाने के अंदर, यानी मारवाड़ के एक और सिक्कों में ये ऐड हो सकता है। पद्मशाही सिक्के कहां पर चले, सलूम्बर के अंदर चले थे। और लास्ट है ये कटार और झारशाही। झारशाही कहाँ का था, जयपुर का। कटार शाही कहाँ पर था, बूंदी का। लेकिन कटार झारशाही दोनों को जोड़कर जो सिक्का बना वो प्रचलित हुआ करौली के अंदर, यानी कि झारशाही जयपुर वाला था और कटार शाही बूंदी वाला था। लेकिन कटार जाहड़ शाही दोनों को मिलाकर जो सिक्का चला वो चला था करौली के अंदर। तो इस तरीके से ये कुछ सिक्कों से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां थी जिनका रखना। ये कोई इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पर ज्यादा चर्चा करने को मौका मिले। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इग्नोर करने पर कई बार हमारा एक नंबर कटवा सकता है। तो आपको ये इन राजाओं के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं। अफजल हम साहू जी का वो जो कमेंट था वो देख चुके हैं, सुन चुके हैं। उन्होंने बोल दिया कि मूल पुस्तकों की ओर बढ़ो। मूल पुस्तकों का मतलब है कि जो एनसीईआरटी वगैरह ये पुस्तकें हैं इनको थोड़ा डिटेल करना सीखो। तो डिटेल करने का मतलब है इनमें दिए हुए हर एक अध्याय के बारे में थोड़ी अच्छे से चर्चा करो। केवल बार बार के टॉपिक पढ़कर जाने से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं। अब हमको एक एक टॉपिक पर एक एक लेसन लेकर उस लेसन पर अच्छे से चर्चा करनी चाहिए और पूरा लेसन एक साथ देखना चाहिए, तब जाकर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपके रीट, बीएसटीसी, सीईटी जैसे एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगी और आपको इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली करने में सफल हो जाओगे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।